प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप you are well and good at your home. I would like to continue your remaining chapter, that is natural resources, vegetation and wildlife. हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, जो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज इस चैप्टर में वी हैव टू स्टडी टुडे इन दिस चैप्टर, दैट इज ट्रॉपिकल हार्ड वुड फॉरेस्ट। आज का विषय है, हमें डिटेल में पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। हमें ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है। तो जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ट्रॉपिकल हार्डवुड क्या है। ट्रॉपिकल मीन्स हार्ड, ट्रॉपिकल का मतलब हॉट, हार्ड का मतलब कठोर, वुड मीन्स फर्नीचर और टिम्बर, फॉरेस्ट यानी कि द कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट which are found in the tropical area and having hard in nature, that is called tropical hardwood forest। वैसे पेड़ों का समूह जो गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है और जिस पेड़ की लकड़ियां हार्ड होती है, उसे ही ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट कहते हैं। इट कैन बी classified into two subgroups on the basis of climatic condition, mainly rainfall। यानी इस फॉरेस्ट को हम दो पार्ट में मेजर ग्रुप के रूप में डिवाइड कर सकते हैं on the variations of rainfall। These two subdivisions are of this forest is tropical evergreen, दूसरा ट्रॉपिकल deciduous। छोटा लिखना होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और दूसरा ट्रॉपिकल deciduous forest। These are the two subdivisions। ये दो subdivisions हैं इस फॉरेस्ट की, on the basis of rainfall और climatic condition। यानी रेनफॉल के वेरिएशन के आधार पर इसे दो भागों में हम डिवाइड करते हैं।
तो वन बाय वन हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे इन दोनों फॉरेस्ट को क्रमशः, जिसमें कि आज हम सिर्फ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में डिटेल करेंगे। इस फॉरेस्ट को नॉर्मली 3 नामों से हम लोग जानते हैं, पुकारते हैं। वह है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। वी नो अबाउट दिस फॉरेस्ट बाय 3 नेम्स। हम लोग इसको 3 नाम से जानते हैं, जो हमने बताया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। जिसमें ये 2 नाम काफी प्रचलित हैं। Out of these 3 names, 2 are most common in our life. Now we should know, तो इन फैक्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको विस्तृत रूप से जानकारी के ख्याल से हमने इसमें 7 स्प्लिटिंग किए हैं, 7 पार्ट बनाए हैं, ताकि आप इस ग्रुप को, इस फॉरेस्ट को अच्छी तरह पढ़ लें। सबसे पहला जो हमने बनाया है वह है डेफिनेशन, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट किसे कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसे कहते हैं, उसको हम पहले सीखेंगे। तो आंसर हमें लिखना है, ऑल दोज कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट that remain green throughout the year are called evergreen फॉरेस्ट। यानी वैसे पेड़ों का समूह जो सालों भर हरा भरा ग्रीन कलर दिखता है, उस पेड़ों के समूह को हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। एवर मीन्स इन ऑल टाइम, हमेशा के लिए ग्रीन इन कलर, always green in color. That's why name goes to evergreen. Already I have taught to you forest, group of trees, and tropical means hot or high temperature zone or torrid zone. In other words, trees of this forest, trees of this forest do not shed their leaves at the same time, therefore
they look green whole year। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा इसे एवरग्रीन क्यों कहते हैं। यानी इस पेड़ की पत्तियां, इस फॉरेस्ट के पेड़ से पत्तियां सिस्टमेटिक वे में शेड होती है। जैसे 15 से 20, 25 और 50 लीव्स शेड हो गए, फिर जब उसमें वो 50 न्यू ऐड हो गए तब दूसरा नेक्स्ट शेड हुआ। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो हमेशा ग्रीन ही दिखता है। They shed their leaves in a systematic way, therefore they looks like a green throughout the year. That's why its name goes to tropical evergreen forest। अब ये सवाल उठता है या पूछ सकते हो तुम, इसको सर रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं तब? तो बिकॉज दिस फॉरेस्ट डेवलप्ड इन heavy rainfall area, that's why its name also goes to tropical rain forest। क्योंकि ये हैवी रेन में ही ग्रो करता है, इसलिए इसे रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसे इक्वेटोरियल हुआ इसलिए कहते हैं कि हैवी रेन इक्वेटर के पास ही संभव है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के आसपास ऑन द अर्थ, इसलिए इसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। नाउ नंबर 2 हेडिंग्स रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। दूसरे सब हेडिंग में आपको सीखना है कि ये फॉरेस्ट कहाँ ग्रो कर सकता है, कहाँ ये ग्रो करता है। इसके लिए टेम्परेचर 20 डिग्री सी टू 30 डिग्री सी टेम्परेचर एवरेज जहाँ रहता है, और रेन जो है 100 rainfall 200 सेंटीमीटर एंड एबव जहाँ होता है। Required climatic condition, it means the area of the earth which receive temperature between 20 to 30 degrees C as well as rainfall 200 centimeter or above, that area would be area of tropical rain forest in the वर्ल्ड और ऑन द अर्थ। यानी कि वैसे जहाँ ये बोथ कंडीशंस आर अवेलेबल, जहाँ ये दोनों कंडीशन अवेलेबल हैं, वहाँ ये फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। इट वाज द कंडीशन फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर इट। नेक्स्ट थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इसका मेन ट्रीज। इसमें कौन कौन से ट्रीज प्रमुख ट्रीज हैं जो आपको सीखना है। मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर रबर, वेरी कॉमन ट्रीज, आप लोगों ने इसका पौधा देखा भी होगा। रबर, इबोडी, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, etc। यानी यहाँ जो है और लिख सकते हो, पाम का भी आता है लेकिन 5 ही रखोगा। तो रबर एंड सिनकोना को अंडरलाइन करेंगे। 2 trees of this forest are most important for your life।
ये दो पौधे आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे रबर जो है, आप देखते हो आयरन के बाद सबसे ज्यादा हमारे डेली लाइफ में रबर का ही एप्लीकेशन है, यूज है। और रबर ये पौधे के लेटेक्स से, इस पौधे से मिल्क निकलता है, उस मिल्क को लेटेक्स कहते हैं। उस लेटेक्स को कलेक्शन करके रबर बनाया जाता है। और ये जो है आप देखते हो जितने भी मेडिसिन बनती है मलेरिया का, जो आप देख रहे हो कोरोना के एज में काफी वो यूज है, तो वह इसी ट्री के बार्क का एप्लीकेशन है, सिंकोना ट्री के बार्क का। देयरफॉर 2 trees are most important for your life। हमने 3rd सब हेडिंग इसका कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग 4th की ओर बढ़ेंगे और ये सबसे ज्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे पूरे दुनिया में, वितरण। ये क्योंकि वी हैव टू स्टडी होल अर्थ, पूरे दुनिया का पढ़ना है, तो हमें ये सीखना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ओनली 3 एरिया ऑन द अर्थ। 3 एरिया ही ऐसे हैं जहां दीज फॉरेस्ट आर कॉमनली अवेलेबल। दीज फॉरेस्ट फर्स्ट हम लोग सीखेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज ए, क्या है साउथ अमेरिका? इज ए कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है। और इसमें अमेज़न बेसिन, इसमें अमेज़न बेसिन का जो एरिया है वह जो है वह इसका, इस फॉरेस्ट का एरिया है। लेकिन वी शुड नो अमेज़न बेसिन में कौन कौन से कंट्री हैं जो इसके मेजर कंट्री हैं, ताकि you can understand in easy way। You are well known about the Brazil। ब्राजील को खूब आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। वन ऑफ द मेजर कंट्री ऑफ द अर्थ भी है, तो ब्राजील, इसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। कोलंबिया, कोलंबिया इज अनदर कंट्री। एंड 3rd is वेनेजुएला। वेनेजुएला एंड बोलिविया। तो 3 का कम से कम याद रखो, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू शुड रिमेम्बर एट लीस्ट 1 country in the South America where is a large concentration of evergreen forest। Number 2। तो आइए अब हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एवरग्रीन फॉरेस्ट का लोकेशन देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे बड़े भाग जो येलो कलर से डिनोट है वह है ब्राजील, और ये सबसे बड़ा एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। जस्ट उसके बाद वेस्टर्न पार्ट में जाओ तो वही है बोलिविया, जो ग्रीन कलर से दिखा रहा है। अब ऊपर चलिए तो लाइट ग्रीन जो है वह है
आपका कोलंबिया, और जस्ट कोलंबिया के राइट साइड यू कैन सी वेनेजुएला। तो ये लगभग 4-5 कंट्रीज जो हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वह एवरग्रीन फॉरेस्ट का सबसे बेस्ट कवरिंग एरिया है, जिसे आप इस मैप के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीख सकते हो, खास करके मैप वर्क के लिए। ओके। एज इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। दूसरा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, और अफ्रीका में है जायरे कोंगो बेसिन। जायरे कोंगो बेसिन जो है वह ये फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया है, जिसको हम लोग सीखेंगे। तो इसको जायरे में, जायरे कंट्री है, कंट्री का अगर देखेंगे जायरे इज ए रिवर बेसिन ऑल्सो, जायरे इज ए कंट्री ऑल्सो, एंड अदर कंट्री द नेबरिंग कंट्री ऑफ जायरे, जो आगे मैप में दिखाएंगे आप समझ पाओगे। दीज कंट्रीज आर द कंट्री ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका। और तीसरा जो है अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में येलो कलर से डिनोट किया हुआ कंट्री, वह है जायरे कंट्री। और जस्ट जायरे कंट्री के ऊपर नॉर्थ पार्ट में जाओगे तो देखते हो ब्राउन कलर का कंट्री है, उसका नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नीचे ग्रीन कलर में देखोगे वह कंट्री है अंगोला। अंगोला और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बीच में एक छोटा कंट्री है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। लेकिन यहाँ 2 कांगो है, इसके लिए आपको कंफ्यूजन होगा। इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं। डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कांगो जो है वह प्रीवियसली जायरे कहलाता था, और अभी वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो यानी कांगो कंट्री है। और जस्ट उसके बगल में है जो वह है रिपब्लिक ऑफ द कांगो। तो यही दोनों, ये छोटा कंट्री है रिपब्लिक ऑफ द कांगो, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो जो येलो कलर से है वह सबसे बड़ा, और ये सब एवरग्रीन का एरिया है। वह है आपका अपना कॉन्टिनेंट, दैट इज एशिया। एशिया में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं आपके, वह जो है इसके क्षेत्र हैं। इसमें आता है इंडोनेशिया, मलाइशिया, फिलीपींस, etc. Malaysia, Philippines, Indonesia, these are the country of Southeast, यानी जो भी आइलैंड कंट्री हैं साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया में, वहाँ इक्वेटर के पास, these country also receives heavy rain, therefore these are the 3 most important area of evergreen forest in the world. आपका अपना कॉन्टिनेंट दैट इज एशिया। एशिया में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज,
साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं आपके, वह जो है इसके क्षेत्र हैं। इसमें आता है इंडोनेशिया, मलाइशिया, फिलीपींस, etc. Malaysia, Philippines, Indonesia, these are the country of South East. यानी जो भी आइलैंड कंट्री हैं साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया में, वहाँ इक्वेटर के पास, these country also receives heavy rain. Therefore, these are the three most important area of evergreen forest in the world. It was your fourth classification and आइए हम अब एशिया कंटिनेंट में एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक्सटेंशन देखेंगे। आपके बोर्ड पर फर्स्ट कंट्री था एशिया में इंडोनेशिया, जो लाइट येलो कलर से है। इंडोनेशिया अभी देखें, उसको स्टार मार्क से मैं दिखा रहा हूँ उसको। उसके बाद इंडोनेशिया के बाद आप देख रहे होंगे पर्पल कलर 3 जगह है इंडोनेशिया के जस्ट बगल में, 3 जगह आर्कियल शेप में। वह कंट्री है आपका मलेशिया। ये 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये लोग। तो ये हो गया आपका सेकंड कंट्री। और सेकंड के बाद आप राइट साइड की ओर मूव करेंगे तो देखेंगे ग्रीन कलर जो है वह कलर है आपके थर्ड कंट्री का फिलीपींस। तो फिलीपींस इस तरह आप देख रहे हो कि जितने भी साउथ ईस्टर्न आइलैंड कंट्री हैं वो कंट्री एवरग्रीन फॉरेस्ट के एशिया में हैं। it was your fourth classification and fifth we have to study about in fifth, that is our country distribution in India, because we are residing in India। हम लोग भारत में रह रहे हैं, तो भारत के बारे में भी सीखना है कि भारत में ऐसे फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में है वेस्टर्न घाट, ये जो देख रहे हो, ये जो वेस्टर्न घाट इसी को कहते हैं। यहाँ ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यह जो है तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। यह भी जो आइलैंड है यह भी इस फॉरेस्ट का एरिया है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स and north eastern part of India and any region है। ये देख रहे हो, ये एनी रीजन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड सिक्किम। ये सब स्टेट जो हैं इसमें जहाँ हैवी रेन है, जहाँ फर्स्ट रेन है, वहाँ ऐसे फॉरेस्ट हैं। तो फिफ्थ भी पढ़ा दिया। Now
we should know 6 heading that is for important. You can see छठा जो सब हेडिंग है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इस फॉरेस्ट की विशेषता। यानी हमें सीखना है कि इस फॉरेस्ट की क्या विशेषता है। तो पहला है ट्रीज आर टॉल एंड डेंस, यानी यहाँ का ट्री जो है काफी लंबे हैं, अप टू 60 मीटर हाइट तक होती है। एंड डेंस, डेंस का मतलब होता है इतना घना होता है, इतना डेंस होता है कि यहाँ सन की लाइट जमीन तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए प्री हिस्टोरिक मैन और ट्राइबल मैन वर रिसाइडिंग एट द ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट। जैसे जायरे का पिग्मी एक कम्युनिटी था मनुष्य का, जो यहाँ के पेड़ों पर घर बनाते थे क्योंकि जमीन काफी गीला रहता है। इसलिए ट्रीज आर टॉल एंड डेंस, है ना। दूसरा ट्रीज आर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। पेड़ जो है हमेशा, है ना, हरे भरे रहते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स। यहाँ के पेड़ की पत्तियां जो होती है वह काफी चौड़ी होती है। हाँ, क्यों? टू परमिट ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन एक वर्ड है, रिमूवल ऑफ वाटर, ट्रांसपीरेशन ऑफ सरप्लस मॉइस्चर। ये एडॉप्टेशन नेचर है, याद रखेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब आपको मैं सिखा दूं अभी, और हर प्लांट में आपको ये प्रूव करता जाऊंगा। एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ एक लिविंग थिंग है, लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट है। तो लिविंग प्लांट में स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब इट कैन नॉट मूव अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे आप देखते हो कि आपको वर्षा आती है, तेज आंधी आती है तो आप घर में छुप जाते हो, तेज धूप रहती है घर में रहते हो। तो ये घर जो है तुमको ऑल डिफरेंट वेदर से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन पेड़ जो है वह तुम्हारे सामने बाहर यूं ही पड़ा रहता है। इट मीन्स दे अडॉप्ट देमसेल्फ, वह अपने आप को बदलता है परिस्थिति के अनुसार, कंडीशन के अनुसार, उसी को कहते हैं अडॉप्टेशन। प्लांट अडॉप्ट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे क्या है, यहाँ देख रहे हो हैवी रेन है, और रेन हैवी होने से क्या होगा कि रूट सप्लाई बहुत एक्सेस वाटर करता है, और एक्सेस वाटर होने से क्या होगा कि अगर एक्सेस वाटर प्लांट के पास रहेगा तो वह उसकी लीव्स पीले पड़ जाएंगे, क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा। तो इससे अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइवल स्किल जो करने के लिए, सर्वाइवल स्किल ऑल लिविंग थिंग में, इवन चींटी के पास भी है। आप चींटी को पकड़ने जाओ तो देखोगे अपने आप को बचने के लिए हर संभव प्रयास करता। तो उसी तरह प्लांट में क्या है कि यहाँ जब एक्सेस वाटर है और एक्सेस वाटर के चलते वह प्लांट्स के लिए पीले पड़ जाएंगे और उसका सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। इससे बचने के लिए दे हैव अडॉप्टेड ब्रॉड लीव्स, और ब्रॉड लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू, एक पार्ट है स्टोमेटा, पड़े होगे बायो में, उसके थ्रू वो वाटर को ट्रांसपीरेट करता है। इससे उस एरिया का
उसका एक्सेस वाटर रिमूव, सरप्लस मीन्स एक्सेस, सरप्लस वाटर, सरप्लस मॉइस्चर रिमूव होता है और उससे अपने आप को वो बचाता है। इट इज एन एडाप्टेशन, इसी को एडाप्टेशन कहते हैं, अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल ढालना, दैट इज एडाप्टेशन। हर क्लाइमेट में हम आपको ये प्रूव करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये एडाप्टेशन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द 7th सब हेडिंग, वह है एनिमल्स in India under this forest। ये सीखेंगे कि इस, बिकॉज आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर, मैं ये बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट जो है वह किसी भी वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड एनिमल को सबसे बड़ा शेल्टर देती, यानी जंगली जानवरों का आश्रय स्थल फॉरेस्ट होता है, सोर्स ऑफ फॉडर ये फॉरेस्ट होता है। इसलिए यहाँ देखेंगे कौन से एनिमल हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो अब ये मैं सिखा देता हूँ। एलिफेंट, दूसरा लेमूर, तीसरा मंकी, वैरायटी ऑफ मंकीज, एंड डियर। तो ये देखकर बताओ कि क्या ऑब्जर्वेशन था। बिकॉज मैं बता देता हूं कि मैक्सिमम आर हर्बीवोरस एनिमल है, हर्बीवोरस, दोज आर डिपेंड अपॉन द प्लांट प्रोडक्ट। ये सभी एनिमल जो हैं हर्बीवोरस है और ये सबसे विशालकाय और ताकतवर जानवर है। इसको टन में भोजन चाहिए, 100 ग्राम 50 ग्राम से इसका कुछ नहीं होना। इसलिए यह वहीं डेवलप हुआ जहां एवरग्रीन, क्यों एवरग्रीन फॉरेस्ट में वहां प्लांट लगभग 5 सेंटीमीटर पर डे के रेशियो से बढ़ सकते हैं। अगर इसे यूज फॉडर चाहिए, बड़े रूप में भोजन चाहिए, तो दूसरे एरिया में रहेगा तो क्या होगा, प्लांट को खाएगा और प्लांट समाप्त हो जाएगा, उसका बैलेंस नहीं बन पाएगा, जिसके चलते ना प्लांट रहेंगे ना वो एनिमल रहेंगे। इसलिए देखो यह एनिमल एवरग्रीन में रह रहा है क्योंकि वहाँ जो है उसको प्रचुर मात्रा में भोजन अवेलेबल है और भोजन तो कर रहा है ये एनिमल, लेकिन जिस रेशियो में ये भोजन कर रहा है उसी रेशियो में वहाँ प्लांट का भी ग्रोथ हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर डे एवरेज। उसी तरह दीज आर द हर्बीवोरस, अदर एनिमल्स जो हैं वो हर्बीवोरस हैं, वहाँ वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, वेराइटी ऑफ फ्रूट्स हैं, जिसके चलते ये सब आसानी से रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। I have taught in detail about the tropical evergreen forest and hope you have learned a lot in this topic, but अगर इसमें अभी भी आपको कोई confusion रह गया हो, you can ask through my WhatsApp number। And lastly, once again I would like to request to subscribe my video so that I can take much interest for making video for you. Thank you. Have a nice day.